तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा हिंदी का कल एग्जाम है उसमें जिस तरीके से हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, हम उन क्वेश्चंस का प्रारूप देखेंगे कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे करके पूरा पेपर का प्रारूप होगा ये आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, जिसके हिसाब से आप तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप जानते हैं कि आपकी 3 सब्जेक्ट्स हैं, जिन 3 नहीं बल्कि 4 हैं जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले हिंदी गद्य, फिर उसके बाद आपका आता है हिंदी पद्य, उसके बाद आता है संस्कृत और उसके बाद आता है व्याकरण। ये 4 चीजों में आपका जो पेपर है वो डिवाइडेड होगा पूरी तरीके से। इन 4 तरीके से आप 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब कैसे करके मिलेंगे सबसे पहले समझ लेते हैं। हिंदी गद्य में जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं उनकी बात करते हैं। देखिए हिंदी गद्य में आपने देखा होगा कि सबसे पहले आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहता है वो होता है हिंदी गद्य का इतिहास। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो समझ लीजिए ये किसी भी प्रकार से मिल सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि 1 नंबर में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं कि आपसे नॉर्मल क्वेश्चन लिख देगा, आपसे बोलेगा कि भाई इसका आंसर करो, मतलब कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। जैसे एक स्ट्रक्चरली अगर मैं क्वेश्चन लूं तो मैं ले रहा हूं, ऐसे करके आपसे प्रश्न कर सकता है कि मान लीजिए क्वेश्चन हम कोई भी ले लेते हैं। ये ऐसे करके क्वेश्चन ले सकता है कि हिंदी गद्य की प्रथम रचना लिखिए या बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसे भी मिल सकता है या आपको किसी सही विकल्प वाली फॉर्म में भी मिल सकता है। सही विकल्प वाली फॉर्म आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसमें आप इस तरीके से मिलेगा कि मतलब क्वेश्चन लिख देंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन यानी विकल्प दे दिए जाएंगे जिनको आपको उसमें से सही विकल्प आपको छांटना होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएंगे, मल्टीपल चॉइस यानी कि सही विकल्प वाले प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं जब हम हिंदी गद्य में और आगे बढ़ेंगे तो और हमें किस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। ये था प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आपको क्या मिलेगा, हिंदी गद्य पर आधारित, हिंदी गद्य पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन आपका हिंदी गद्य में यही रहने वाला है। ठीक है, यही रहेगा पहला क्वेश्चन आपका पेपर में। हिंदी गद्य पर आधारित आपको प्रश्न दिए जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा आता है, दूसरे में देखिए क्या मिलेगा। दूसरे में आपको मिलेगा, फिर आती है हिंदी गद्य में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा जब आप चैप्टर्स पढ़ते हैं तो वहां पे आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपको 2 मिलेंगे, 2 दिए जाएंगे रेखांकित अंश। ठीक है, अब 2 में होंगे तो वो अथवा में होंगे, एक वैसे दे रखा होगा, उसके बाद अथवा में करके एक नीचे दे रखा होगा। तो जब 2 दे रखे होंगे तो 2 में से आपको एक करना होगा। किस प्रकार का प्रारूप मिल सकता है, जैसे मान लीजिए यहां पे ऐसे करके लिख देगा। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे करके मिल जाएगा कि भारतीय संस्कृति, ऐसे करके। मैं ऐसे बेसिकली ले रहा हूं, मुझे कुछ अभी इसमें आइडिया नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, तो कोई भी एक गद्यांश में ले लेता हूं ऐसे ही, और डॉट डॉट करके ले रहा हूं मैं। बिल्कुल आप ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि डॉट डॉट करके क्यों लिया था हमने। ठीक है, तो डॉट डॉट करके मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे पूरा लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके इसीलिए ले रहा हूं ताकि समय बचे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में आपको पूरा प्रॉपर पैसेज दिया होगा, यानी कि पूरा एक बिल्कुल पूरी तरीके से आपको लाइनें दी जाएंगी, पूरी तरीके से आपको पंक्तियां दी जाएंगी जिनका आपको देखकर उसमें से क्वेश्चन छांटे होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके आगे मैंने लगा दिया है। ठीक है, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया है, लगा दिया। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप करे जा सकते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा। दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा वो बनेगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। ठीक है, ये रेखांकित अंशों की व्याख्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, वो देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि उपर्युक्त, ठीक है, उपर्युक्त, और जो वहां पे गद्यांश आपका ले रखा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ। ठीक है, संदर्भ लिखवा लेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको देखिए 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन तो मेन रहते हैं। कोई भी गद्यांश हो या कोई भी पद्यांश हो,
उनमें ये दो क्वेश्चन मेन रहेंगे। यहाँ पे गद्यांश की जगह केवल पद में क्या हो जाएगा, पद्यांश हो जाएगा, बस और कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये दो क्वेश्चन मेन रहेंगे, किसमें, जब गद्यांश और पद्यांश की बात होगी। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बन सकता है, वो समझिए। इसके बाद तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ पे जो पंक्तियां दे रखी होंगी, इसमें इस आपकी जो गद्यांश है, इस गद्यांश में जो भी पंक्तियां दे रखी होंगी उन पंक्तियों में ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है, मैं यहां पे लिख देता हूं कोई क्वेश्चन, मैं यहां पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूं नॉर्मल, हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है, ये क्वेश्चन हमने लिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैसेज के अंदर दिया गया होगा, बस आप वहीं से इसका आंसर आराम से उठा के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हमारे दो प्रश्न हो गए, एक तो हो गया हिंदी गद्य के इतिहास होगा उस पर आधारित प्रश्न, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न आएगा भारतीय संस्कृति, जरूरी नहीं है कि यही गद्यांश मिले, और ये गद्यांश तो आपके चैप्टर में भी नहीं, ये तो मैंने अपने पास से बनाया था, तो कोई भी गद्यांश आपके लिए दे रहा होगा। उसके बाद सीधी बात ये है समझने की, इसके बाद ये गद्यांश मिला, अब इसके बाद अथवा लगा के यहीं पे क्या करेगा, ये अथवा लगा के एक दूसरा पैसेज यहाँ पे दूसरा गद्यांश आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पे दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। और फिर उसके लिए भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन होंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। आई होप कि आपको दूसरा प्रश्न समझ में आ गया। चलिए इसके बाद देखते हैं कि तीसरा किस टाइप का क्वेश्चन हमें मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तीसरा किस टाइप का हमें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। दो प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, तीसरा प्रश्न हम देखते हैं कि हमें किस टाइप का मिलेगा। तो देखिए तीसरा प्रश्न जो आएगा आपका, तीसरा प्रश्न आपने यहां पे लिख दिया। अब तीसरा प्रश्न आता है जीवन परिचय। क्या आएगा भैया, जीवन परिचय आएगा, ठीक है, जीवन परिचय आएगा। अब इस जीवन परिचय में एक खासियत होगी, वो खासियत क्या है कि ये साहित्यिक परिचय के साथ में लिखा जाता है, यानी कि इसमें लिखा होगा, जो क्वेश्चन होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित जो आपके गद्य लेखक हैं, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक के जीवन परिचय बताइए और साथ ही साथ उनकी साहित्यिक कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये बात समझ में नहीं आती कि साहित्यिक कृतियां क्या होती है, तो इनको अभी बताते हैं कि साहित्यिक कृतियां क्या होती है, ठीक है। तो साहित्यिक कृति का उल्लेख कीजिए, ठीक है, ये होता है क्वेश्चन, उल्लेख कीजिए, ठीक है, ये होता है आपका क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीवन परिचय मैं जरूर बता देता हूं कि किस किस के आपको याद कर लेने हैं अच्छे से। सबसे पहला आपका जो गद्य में आपको जीवन परिचय याद करने हैं, सबसे पहला याद रखिए वासुदेव शरण अग्रवाल, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वासुदेव शरण अग्रवाल इस बार आपके लिए, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनको याद कर लीजिएगा। दूसरा जीवन परिचय आप किसका याद कर लेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय याद कर लेंगे, ठीक है, दो हो गए। इसके बाद तीसरा आप किसका करेंगे जीवन परिचय याद, दो हो गए आपके, एक तो वासुदेव शरण अग्रवाल का, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और एक इसके बाद और आता है हरिशंकर परसाई का, देख लीजिएगा, हरिशंकर परसाई, ठीक है, हरिशंकर परसाई का देख लीजिएगा। इन तीन में से ध्यान दीजिए, इन तीन में से आपको एक पक्का मिलेगा ही मिलेगा, और इस वाले को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, इस वाले को तो रट के जाना है बिल्कुल आपको, क्योंकि ये पेपर में रखा हुआ है कल के, ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और एक और देख लीजिएगा, चौथा मैं बता रहा हूं, एक और देख लीजिएगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है, इनको भी देख लीजिएगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनको देख लीजिएगा। ये चार जीवन परिचय हैं आपके, इनको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीन क्वेश्चन, बस गद्य में काम खत्म, इतना ही,
इतने 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्या मिलेगा? सबसे पहले हिंदी गद्य पर आधारित प्रश्न मिलेंगे, उसके बाद आपका गद्यांश दिया जाएगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे यानी कि संबंधित प्रश्न होंगे जिनको आपको आंसर करना होगा। उसके बाद फिर आएगा ये जीवन परिचय और इतने में ही आपका हिंदी गद्य का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी पद्य में। हिंदी पद्य में भी सेम प्रोसेस रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, बस सेम यही प्रोसेस है। ठीक है, पूरी बातें अभी बताते हैं और यहाँ पे भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, बस आप उनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे हिंदी गद्य में आपको क्या होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे पहला प्रश्न रहेगा हिंदी पद्य में, वो रहेगा हिंदी पद्य का इतिहास। किसका भैया? हिंदी पद्य या हिंदी काव्य भी कह सकते हैं आप, काव्य से जुड़े प्रश्न। ठीक है, जुड़े प्रश्न। अब बाकी स्ट्रक्चर मैं पहले ही बता चुका हूं किस प्रकार के मिल सकते हैं आपको। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको या तो एक शॉर्ट आंसर यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे एकदम बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन लिखेगा। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पुटअप कर दे कि गीतावली के रचनाकार बताओ, तो वहां पे आपको बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन लिखा होगा, सीधा उसका आंसर बोल रहा है तो गीतावली के रचनाकार तुलसीदास है, ऐसे करके आपको आंसर दे देना है। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, ऐसे करके नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा तो उस तरीके से आंसर करना है। और एक फॉर्म और बचती है, वो है मल्टीपल चॉइस वाली यानी कि सही विकल्प वाली। उसमें क्या करेगा, नॉर्मल आपसे सही विकल्प वाले क्वेश्चन दे रखे होंगे, आपको एक क्वेश्चन रखेगा और उसके बाद ऑप्शन दे रखे होंगे 1 2 और इधर तीसरा इधर चौथा। हिंदी में देता है आ वा, आ और वा और दा और सा, इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको जो भी ऑप्शन सही लगे उस पर टिक मार देना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हिंदी काव्य के प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आपको किस टाइप का मिलेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न आपको किस टाइप का मिलेगा। तो दूसरा प्रश्न मिलेगा दोस्तों आपको, ये पहला प्रश्न था। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो आपको हिंदी काव्य का मिलेगा, दूसरा प्रश्न वो होगा, इसमें कुछ काव्य पंक्तियां दे रखी होंगी, यानी कोई कविता होगी या कोई ऐसी काव्य साहित्य से उठाएंगे जो आपको बिल्कुल 3-4 पंक्तियां उठा लेंगे। ठीक है, किसी की भी उठा सकते हैं, कोई से चैप्टर की, जैसे आपका चैप्टर है वो कैकेयी का अंताप चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद आपका गीत है, ठीक है, महादेवी वर्मा का गीत है, उसके बाद श्रद्धा मनु है, तो किसी भी से भी उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वहां से मान लीजिए कोई भी एक उठा सकते हैं लाइनें। जैसे मान लीजिए मैं उठा लेता हूँ ऐसे नॉर्मल कोई लाइन लिख लेता हूँ, चलो मैं हनुमान चालीसा की लाइन लिख लेता हूँ यहाँ पे, जय हनुमान ज्ञान गुण सारा। ठीक है, और जय कपीश की हूं लोक पूजा। ठीक है, इस प्रकार से मतलब मैंने ये दो लाइनें लिखी, आपको 3 भी मिल सकती हैं, 4 भी मिल सकती हैं, जैसे चाहे वैसे वो लाइनें देंगे। अब उस लाइन के हिसाब से, ठीक है, जैसे ये लाइन है, अब इस लाइन के हिसाब से क्या क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला आपका कि भैया प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ। ठीक है, संदर्भ पूछेगा प्रस्तुत पद्यांश का। ठीक है, दूसरी बात आपसे क्या पूछेगा, दूसरी बात इसका पद्यांश का आपसे दूसरी बात पूछेगा, पद्यांश का प्रसंग। ठीक है, प्रसंग पूछेगा। ठीक है, फिर पूछेगा इसमें जो तीसरी बात होगी रेखांकित अंश, ऐसे करके रेखा मिल जाती है। ठीक है, तो वहां पे पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आपसे इस प्रकार से आपको एक पद्यांश दे दिया जाएगा। उसके बाद पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ये पुटअप किया जाएगा और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो बनता है वो इन लाइनों पर ही आधारित होगा। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि इन लाइन में बताओ भैया शब्द शक्ति कौन सी है। शब्द शक्ति वाला जो क्वेश्चन आता है, यानी जो शब्द शक्ति वाले जो प्रश्न होते हैं वो बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं काव्यगत सौंदर्य से जुड़े प्रश्न। ये काव्यगत प्रश्न होते हैं, काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, वो यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस ये 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपका काव्य का दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न काव्य में क्या है, बिल्कुल 6 प्रश्न बनते हैं हिंदी गद्य और पद्य से। 6 प्रश्न में ही आपका कम से कम 30 से 35 नंबर पक्का हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको।
चलिए समझिए। अब इसके बाद आगे क्या चीजें मिलेंगी हमें, आगे वाली चीजें समझते हैं। इसके बाद आगे जो चीजें मिलेंगी हमें, यानी कि जो तीसरा हमें प्रश्न मिलेगा वो होगा जीवन परिचय। क्या होगा तीसरा जो होगा हमारा, जीवन परिचय होगा, जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय होगा। अब जीवन परिचय देखिए, जीवन परिचय हमें किस किस के मिल जाएंगे भैया, जीवन परिचय भाई साहित्यिक कृतियों के साथ उल्लेख करना होगा। तो जीवन परिचय आपको सबसे पहले बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है, जो बता रहा हूं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। कौन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इनका नाम एक और होता है, जैसे क्या कहते हैं, हरिओम, हरिओम नाम था इनका। ठीक है, हरिओम। अब इसके बाद दूसरा जो है इंपोर्टेंट, वो है जयशंकर प्रसाद। कौन है भैया, जयशंकर प्रसाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद। ये जमशंकर प्रसाद मत समझना, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, जमशंकर प्रसाद नहीं, जयशंकर प्रसाद। चलिए तीसरा जो होगा, दो बता दिए इंपोर्टेंट, तीसरा देखिए मैथिली शरण गुप्त। कौन, मैथिली शरण गुप्त। चार बताऊंगा, ये चार बस याद कर लेना, इन चारों में से बच के नहीं जाएगा। मैथिली शरण गुप्त, और एक बचा लास्ट, महादेवी वर्मा। कौन है भाई, महादेवी वर्मा। बस इसके बाद वैसे एक और भी है, सुमित्रा नंदन पंत, लेकिन आप उनको चाहे तो याद कर सकते हैं, लेकिन इन चार में से बच के नहीं जाएगा। ये चार अगर आपने याद कर लिए, ये चार अगर आपने याद कर लिए, तो समझ लीजिए हिंदी काव्य में आपके जीवन परिचय वाले नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने आगे के प्रोसेस के बारे में, कि आगे हमें और किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आगे अब बात करेंगे हम संस्कृत में, आगे बढ़ते हैं कि संस्कृत में हमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। संस्कृत में सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो संस्कृत में आपको 3-4 लाइनें दे देगा, तीन चार लाइनें दे देंगे, किसी भी चैप्टर से उठा सकते हैं, उनके ऊपर है कि किस चैप्टर से उठाएंगे। ठीक है, उन 3-4 लाइनों में आपको करना क्या है, उन 3-4 लाइनों में जो भी बात आपको दे रखी होगी, मान लीजिए संस्कृत में कोई भी श्लोक दे दिया, उसका आपको क्या करेगा, संदर्भ लिखवाएगा। ठीक है, श्लोक दे दिया, कोई भी श्लोक देंगे, ठीक है, श्लोक होगा, श्लोक कोई भी श्लोक हो सकता है, उस श्लोक से जुड़े प्रश्न क्या होंगे, पहला संदर्भ लिखवा देगा, पहला संदर्भ। ठीक है, दूसरा क्या होगा, उसका अर्थ, तीसरा क्या होगा, उससे जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उससे जुड़ा प्रश्न पूछ लेंगे। ठीक है, उससे जुड़ा प्रश्न पूछ लेंगे। अब श्लोक की जगह यहां पे क्या, कोई भी पंक्तियां हो सकती है, किसी भी चैप्टर की, किसी भी चैप्टर की क्या हो सकती है, पंक्तियां भी हो सकती हैं, किसी भी चैप्टर की पंक्तियां भी हो सकती हैं। रिपीट कर रहा हूं, किसी भी चैप्टर की पंक्तियां भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बातें संस्कृत में चल रही है, किसमें चल रही है, संस्कृत के अंदर है, संस्कृत के अंदर, संस्कृत के अंदर है। ठीक है, संस्कृत के अंदर है। अब बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात है, ये इतनी बात आ गई बिल्कुल समझ में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर संस्कृत में आपको, इसके बाद क्या मिलेगा, इसके बाद फिर संस्कृत में आपको मिलेंगे बिल्कुल 2-3 क्वेश्चन होंगे नॉर्मल, या आपसे अनुवाद भी दे सकता है। तो अनुवाद जो होती है वो साहित्यिक हिंदी वालों के लिए होते हैं। ठीक है, अनुवाद साहित्यिक हिंदी वालों के लिए होते हैं, इसलिए उनकी हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है नॉर्मल और क्वेश्चन की, जो संस्कृत में मिलेंगे। तो वो होगा, आपको संस्कृत की 2 से 3 पंक्तियां ऐसी देंगे जो आपने वैसे नहीं पढ़ी होंगी, वैसे नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन वो एक तरीके से अपठित की रूप में होती है, मतलब अपठित मतलब जो पढ़ा हुआ ना हो, उस रूप में मिलेंगी। और बिल्कुल आप बहुत आराम से उनका क्या कर सकते हो, बहुत आराम से आप उनके क्वेश्चंस का जवाब कर सकते हो, जो भी उसमें पूछा जाएगा। और सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं तो जो आपको संस्कृत की लाइनें यहाँ पे दे रखी होंगी, उन लाइनों को आपसे हिंदी में रूपांतरण कराया जाएगा, बस और कुछ नहीं। संस्कृत में ये 2 प्रकार के प्रश्न जो बनते हैं हमारे, जो हमें करने होते हैं। क्वेश्चंस का आंसर केवल साहित्यिक हिंदी वालों के लिए देना होता है, तो वहां पे भी आप गौर ना करें। केवल आपको किस चीज पे फोकस करना है, पूरी तरीके से फोकस करना है, जो आपको पद्यांश दे रखा होगा, जो भी आपको वहां पे पंक्तियां दे रखी होंगी, या जो भी श्लोक दे रखा होगा, उनका बस आपको अर्थ लिखना है और संदर्भ लिखना है। बस ये चीज सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। और बस एक चीज और संस्कृत में बचती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर पूरे देता है इसमें, तो ऐसा श्लोक लिखने के लिए जरूर आएगा। तो ये आप किसी भी चैप्टर से याद कर सकते हैं, जैसे सुभाषित रानी, बहुत ही बेहतरीन श्लोक उसमें दे रखे हैं, तो आप कोई सा भी एक तैयार कर लीजिएगा। ऐसा तो है नहीं कि सभी के सभी उसी चैप्टर से आ जाएंगे, नहीं हो सकता ना, केवल एक ही आएगा, अगर आएगा तो आप वहां से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हिंदी गद्य का भी हो गया, हिंदी पद्य का भी हो गया और संस्कृत का भी हो गया। अब सबसे बड़ा पोर्शन बचा है जिसे कहते हैं व्याकरण। व्याकरण में बहुत ही सारी चीजें हैं जिनके क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। सबसे पहले मैं बताता हूं किससे क्वेश्चन कहां पे किया जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा आपका हिंदी व्याकरण में, वो होगा आपका रस से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो आपका छंद से जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन होगा आपका, वो आपका अलंकार से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। फिर आपका चौथा क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन हो गए, रस, छंद, अलंकार। ठीक है, इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आएगा आपका संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद पूछा जाएगा। 5वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा समास। क्या पूछा जाएगा दोस्तों? समास पूछा जाएगा। 6ठा क्वेश्चन फिर आपसे क्या पूछा जाएगा? शब्दों में त्रुटि मार्जन। क्या पूछा जाएगा? शब्दों में त्रुटि। ठीक है, शब्दों में त्रुटि। और ये यहाँ पे 7वां क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट डाउन कर लीजिए, बस इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ नहीं घटेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? रस पूछा जाएगा, फिर अलंकार पूछे जाएंगे, फिर छंद पूछा जाएगा। एक कोई भी ले सकते हैं, वो बोलेंगे कि भैया रोला छंद की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। ठीक है, अलंकार में रस में कोई सा रस पूछ लेंगे कि करुण रस का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, करुण रस को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अलंकार में कोई सा भी बोल देंगे, बोलेंगे भ्रांतिमान अलंकार को स्पष्ट कीजिए या भ्रांतिमान अलंकार के लक्षण लिखिए। ठीक है, उसके बाद संधि में क्या होगा आपका? गुण संधि, दीर्घ और अयादी। इनको रट के चले जाना बस, और कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, इनको रट के चले जाना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं समास। समास में आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। इसमें आपसे ज्यादातर पूछा जाता है कर्मधारय, कर्मधारय और अवयवी भाव। कौन सा? कर्मधार और अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। ठीक है, ये पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा, कर्मधारय और अवयवी भाव समास। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुब्रीहि भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, समझिए। अब इसके बाद आगे समझिए, समास हो गया, शब्दों में त्रुटि मार्जन हो गया। उसके बाद पूछा जाएगा वाक्यों में त्रुटि मार्जन। किसमें? वाक्यों में त्रुटि मार्जन, त्रुटि मार्जन। ठीक है, वाक्यों में त्रुटि मार्जन पूछा जाएगा। 8वां प्रश्न आपसे किस रूप में होगा? शब्द रूप में होगा, शब्द रूप। 9वां प्रश्न आपसे किस रूप में होगा? धातु रूप में होगा, धातु रूप। 9वां प्रश्न आपसे किस रूप में होगा? धातु रूप में। शब्द रूप से जुड़ा होगा, फिर धातु रूप से जुड़ा होगा। वाक्यों में त्रुटि मार्जन होगा। उसके बाद फिर 10वां प्रश्न होगा लोकोक्ति, लोकोक्ति। ठीक है, और मुहावरे। क्या? मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे, ये चीज पूछी जाएगी, लोकोक्ति मुहावरे। ठीक है, और इसके बाद इतनी चीजों के बाद में फिर आता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। सूक्ष्म अंतर, सूक्ष्म, सूक्ष्म अंतर। ठीक है, सूक्ष्म अंतर, सूक्ष्म अंतर। शब्दों में क्या? सूक्ष्म अंतर, ये भी पूछा जाएगा आपसे। तो इन सभी चीजों को देख लीजिएगा, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। ठीक है, ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें पूछी जाएंगी आपसे। तो ये था हमारा जो हिंदी का जो प्रारूप था पेपर का, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलंकार मैं अभी आपको बता देता हूं। अलंकार, रस में आप 2 रस बिल्कुल याद कर लीजिएगा, हास्य और कर्म। मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, हास्य रस और कर्म रस। अलंकार में उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष, बस 3 देख लीजिएगा, एक मिल जाएगा इनमें से। ठीक है, रूपक, इसको भी रख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद तीसरा छंद में आपको मिलेगा रोला,
सोरठा, दोहा और चौपन। बस इतने, और कहीं मत जाइए, बस इतने इतने ही बहुत हैं। यही चारों, इन्हीं चारों को रट लीजिए। इनके आंसर ऑलरेडी बहुत ही अच्छे अच्छे मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, तो बस इतने ही। ठीक है, ये हो गया रस, छंद, अलंकार। आपकी संधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ऑलरेडी बता दिए कि दीर्घ संधियां, गुण संधियां जो भी हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। इतनी सारी चीजें, ठीक है। और बाकी सारी चीजें जो वाक्यों में त्रुटि मार्जन था वो किस प्रकार का होगा, वो बिल्कुल नॉर्मल आप देखते ही पता कर लोगे। जैसे कारक संबंधी त्रुटि हो सकती है, वचन संबंधी त्रुटि हो सकती है, लिंग संबंधी त्रुटि हो सकती है। तो ये सारी त्रुटियां होंगी जिनको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पूरी तरीके से जो हमारा कल हिंदी का एग्जाम होने वाला है वो पूरा इसी प्रारूप में होगा, इससे हटेगा नहीं। बस इसी प्रारूप में सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और बोर्ड एग्जाम में तो पूरा ही इसी तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप बहुत अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, आई होप। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही आपको बताना था, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।